हाय एवरीवन। इस यूनिट में फर्स्ट पार्ट को समाप्त करते हुए सेकेंड पार्ट हमने स्टार्ट करा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें लास्ट लेक्चर में स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तीन टर्म्स का मायने समझे थे हम लोग। आज इसमें कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, तो उसके लिए एक रूल है जिसे हम स्लेटर रूल के नाम से जानते हैं। स्लेटर रूल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्लास 11th का सिलेबस में यह टॉपिक है नहीं, स्लेटर रूल क्लास 11th का सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बगैर आगे जो टॉपिक्स हैं उसको किसी भी हाल में आप नहीं समझ पाओगे। फिर वहाँ मान करके चलना होगा चीज़ों को कि हाँ ऐसे होता होगा। लेकिन एक बार यदि समझ जाते हो इस स्लेटर रूल को, जो कि आसान है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रटने वाला चीज़ नहीं है, बस फॉर्मूलेशन है, समझोगे ध्यान से तो हो जाएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हाँ इसके बाद जब आप कोई भी एग्जामिनेशन दोगे +2 के बाद, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आइदर मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एनडीए हो, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन होना ही है। अब इसके बाद फिर से ही 12 में पढ़ना ऐसा बात नहीं है, ग्रेजुएशन में है, तो वहाँ जाने के पहले आप एग्ज़ाम फेस करोगे, इसलिए इस टॉपिक को देखना ज़रूरी है। क्या है यह स्लेटर रूल, ज़रा ध्यान से देखा जाए तो यह स्लेटर रूल से बेसिकली हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बल्कि शिल्डिंग कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ शिल्डिंग कांस्टेंट, मतलब कि एस या सिग्मा का वैल्यू, यही चीज़ है। शिल्डिंग कांस्टेंट आप निकाल लोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो हमें पता रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, तो मेन तो यही है ना, शिल्डिंग कांस्टेंट निकालना। क्या फॉर्मूलेशन है, क्या पॉइंट्स हैं इस स्लेटर रूल से, ज़रा ध्यान से देखोगे। सबसे पहला पॉइंट कि एटम का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसके लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिस एटम के लिए आप निकाल रहे हो, उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप इस ऑर्डर में लिखोगे। 1s सबसेल को अलग लिखना है, 2s 2p को एक साथ लिखना है, 3s 3p को एक साथ लिखना है, 3d को अलग लिखना है, 4s 4p को एक साथ लिखना है, उसके बाद 4d को अलग लिखना है, 4f को अलग लिखना है, फिर आगे बढ़ोगे 5s 5p एक साथ लिखा जाएगा, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा आगे, मतलब फिर यहाँ से 5d को अलग लिखोगे, 5f को अलग लिखोगे, ऐसे करके। सबसे पहला पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अरेंज करना सीखो, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उस एलिमेंट का जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो शिल्डिंग कांस्टेंट, तो उसमें कन्फिग्रेशन को लिखना ऐसा ही है। सबसे पहले 1s को अलग, 2s 2p एक साथ, 3s 3p एक साथ, 3d को अलग, मतलब यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि sp एक साथ लिखे जाएंगे, d अलग लिखा जाएगा, f अलग लिखा जाएगा, ऐसा। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे कि सपोज हमें निकालना है शिल्डिंग कांस्टेंट कोई भी 3d इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान से समझना, इसके लिए निकालना है हमें शिल्डिंग कांस्टेंट। तो शिल्डिंग का मतलब हम क्या बताएं कि न्यूक्लियस और उस सेल के इलेक्ट्रॉन को, उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वह ढकेगा। तो बीच में मतलब कि उसके पहले वाला ना, कि लास्ट सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो इसको न्यूक्लियस से कौन ढकेगा, जो इसके पहले है, कि बाद वाला भी ढकेगा? नहीं ढकेगा, बाद वाला से कोई मतलब ही नहीं है इसको। तो कहने का मतलब कि जिसके लिए आप शिल्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे उसके इनर सेल को कंसीडर करोगे, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करोगे, उसके बाद जो है उससे कोई मतलब हमें नहीं है।
क्योंकि उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन इसको थोड़े ना शिल्ड कर रहा है, न्यूक्लियस से शिल्ड कर रहा है इसके पहले जो इलेक्ट्रॉन है वे सभी। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल रहे हो शिल्डिंग कांस्टेंट, उसके पहले वाले सेल या सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद वाला से कोई भी मतलब नहीं होगा। अब इसके बाद ज़रा देखोगे कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल रहे हो, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल रहे हो शिल्डिंग कांस्टेंट, यदि वह इलेक्ट्रॉन है किसमें, NS या फिर NP में, मतलब वैलेंस सेल का S या वैलेंस सेल का P सबसेल में, वह इलेक्ट्रॉन जिसके लिए आप क्या निकाल रहे हो, शिल्डिंग कांस्टेंट। तो इस केस में बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रेस्ट इलेक्ट्रॉन इन NS या NP, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा शिल्ड करने में, जो चार्ज को रोकेंगे, वह होगा 0.35। लेकिन यदि वही 1s है तो इसके लिए होता है 0.30। अभी नहीं मतलब समझ में आएगा, एग्जाम्पल देंगे तब, बस अभी पॉइंट को लिखते जाओ कि यदि आप निकाल रहे हो वैसे इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग कांस्टेंट जो NS या NP में है, मतलब वैलेंस सेल का S या P में है, तो उस केस में जैसे मान लो कि P में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप किसी एक के लिए निकालोगे, तो उसमें से बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं तो वे कितना चार्ज को रोकेंगे, उनका शिल्डिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो उसके लिए वैल्यू लेना है 0.35। और यदि वही 1s का इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए 0.30। एग्जाम्पल से आगे और क्लियर होगा। नेक्स्ट कि यदि वही इलेक्ट्रॉन हो किसमें, N-1 सेल में, यहाँ सब सेल से बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, N-1 सेल में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन होगा वह होगा 0.85। और उसी प्रकार से यदि वह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो N-2 सेल में तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा 1। बस इन पॉइंट्स को केवल याद रखो, इसलिए बगल में लिखे, कैलकुलेट करेंगे भी तो समझ में आएगा। नेक्स्ट कि वह इलेक्ट्रॉन जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, यदि वह इलेक्ट्रॉन है किसमें, ND या फिर NF में, मतलब कि D सबसेल या F सबसेल में, तो उस केस में जो रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें, ND या NF में, उसका कंट्रीब्यूशन लोगे 0.35। D और F के लिए यदि निकाल रहे हो तब कितना लेना है, 0.35। और उसके अलावे जितने भी बच जाएंगे, इसके अलावे जितने भी बच जाएंगे लोअर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1। बस इतना सा बात याद रखना, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे हम लोग। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या है स्लेटर रूल का पॉइंट। नंबर 1, उस एलिमेंट के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द गिवन वे। इस तरह से उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अरेंज करना है। सेकेंड नंबर कि यदि शिल्डिंग कांस्टेंट किसी NS या NP इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, मतलब S सबसेल या P सबसेल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस केस में S और P में बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका शिल्डिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो 0.35 लेना है। यदि वह 1s का है तो 0.30। अब उसके पहले, मतलब N तो वैलेंस सेल हुआ, तो उसके पहले वाला सेल N-1 के लिए 0.85, N-2 के लिए 1.0। लेकिन वही यदि इलेक्ट्रॉन हो D और F में, तो उसके लिए D और F में बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसका कंट्रीब्यूशन 0.35। और जो लोअर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अलावे, मतलब ND NF के नीचे अब जितना भी आ जाएगा सब SP वगैरह लोअर ग्रुप, जैसे मान लो यहाँ 5D है सपोज,
तो 5D के पहले अब जितने भी आ जाएंगे उस सब के लिए शील्डिंग कांस्टेंट कितना कंसीडर करना है, 1। अब आ जाओ कैलकुलेशन पे। तो जैसे शुरू से हम लोग देखें हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। कन्फिग्रेशन लिखोगे क्या हो जाएगा, 1s1। एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, ns1। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसी के लिए निकालोगे तो इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है, तो इसको कौन शील्ड करेगा न्यूक्लियस से, कोई नहीं करेगा। तो उस केस में s का वैल्यू हो जाएगा 0। तो जब z इफेक्टिव निकालोगे z माइनस s, तो z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, 1 माइनस 0 तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम में जो 1s इलेक्ट्रॉन है वह 100% न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करता है। देखो न्यूक्लियर चार्ज निकल भी रहा था एक और पहुंचा भी एक, 100% न्यूक्लियर चार्ज को वह एक्सपीरियंस करता है। जितना चार्ज वहाँ से निकलेगा न्यूक्लियस से, सारा चार्ज वहाँ तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 क्या लिखोगे, कन्फिग्रेशन 1s2, मतलब कि हो गया ns2 ऐसे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चलो तो लास्ट में रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर करोगे कि वह वैलेंस में है, वह न्यूक्लियस से दूर है। बाकी का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो चार्ज को रोकेगा ही रोकेगा। तो कितना रोकेगा, s क्या आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन था, एक को आप कंसिडर किए, बचा एक, और वह एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किस में बचा, 1s में। और यहाँ क्या लिखे हो कि 1s वाला इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग क्या होता है, 0.30। तो s बराबर हो जाएगा 0.30। अब यहाँ से निकाल दो z इफेक्टिव, क्या फॉर्मूला है, z माइनस s। z मतलब कि एटॉमिक नंबर देख लेना बस। तो s 0.30 कितना आ जाएगा, 1.70। कहाँ यह 100% एक्सपीरियंस किया, नहीं किया। इसमें 1 का 1 पहुंच रहा था, इसमें 2 का 1.70 पहुंचा, पूरा चार्ज नहीं पहुंच पाया। उसी प्रकार से मान लो लिथियम के लिए निकालना हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, क्या होता है कन्फिग्रेशन, 1s2 2s1, मतलब ये ऐसे हो जाएगा ns, n वैलेंस सेल है तो इसको मानना होगा ना, ns1, और यहाँ भी हो गया n माइनस 1 s2 ऐसे। यहाँ s लिखने का ज़रूरत नहीं, बस n माइनस 1, मतलब देखो n यहाँ वैलेंस सेल है 2, तो n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो हो गया 1, तो यह हो गया n माइनस 1 सेल। आप इसके लिए निकालोगे तो s कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए तो कंसिडर कर ही रहे हो, तो बाकी बचा यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन जो किस में है, n माइनस 1 में। और यहाँ देखो n माइनस 1 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.85। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, कंट्रीब्यूशन 0.85 कितना आ जाएगा, 1.70। अब यहाँ से निकाल दो z इफेक्टिव, क्या फॉर्मूला है, z माइनस s, z एटॉमिक नंबर लेना है, 3s हो गया 1.70, तो आ जाएगा 1.30। और भी लिथियम के बाद बेरिलियम के लिए निकाला जाए, एटॉमिक नंबर 4, क्या कन्फिग्रेशन है, 1s2 2s2, ये हो गया ns2 और ये हो गया n माइनस 1 2, n यहाँ बैलेंस सेल है तो n माइनस 1 हो जाएगा। अब आप निकालोगे इसके लिए तो इसमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 निकलेगा तो एक के लिए, तो बाकी तो एक बच जाएगा ना। तो यहाँ से जब आप s निकालोगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो देखो यहाँ क्या लिखे हैं कि यदि आप sp के लिए निकाल रहे हो तो उसमें जो बाकी के इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसका कंट्रीब्यूशन लेना है 0.35 और n-1 के लिए लेना है 0.85।
तो ये n-1 के लिए हो जाएगा 0.85, इलेक्ट्रॉन इसमें है 2, प्लस इसमें 2 था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को तो आप कंसिडर कर रहे हो ना, तो बचा 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.35, तो आ जाएगा 1.70 प्लस 0.35, तो ये हो जाएगा 2.05। और अब यहाँ से निकाल दो जेड इफेक्टिव, क्या फार्मूला, जेड माइनस एस, जेड 4, जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन के बराबर होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, एस इज 0.5, तो यह आ जाएगा 1.95। अच्छा, ऐसे ही एक और भी निकालें, बोरोन का 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1, वैलेंस से लिए है तो इसके लिए निकालोगे आप, तो इसको पहले लिखो इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लिखोगे तो दिस वन इज Np1, दिस इज NS2, बट दिस वन इज N-1 2, मतलब यहाँ इन दोनों के लिए सेल क्या है, सेम है, तो ये दोनों को तो एक साथ लिखना है, 2s2p को तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को एक साथ लिखा जाएगा। NS Np मिला करके कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 और 1 3 हो गए, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ से देखते चलोगे तब क्लियर होते जाएगा। अब ये NS Np मिला करके 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप कंसिडर करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में जाएगा और यहाँ भी 2 है, तो फिर से वही चीज़ कि Sp में है तो n-1 के लिए 0.8 है, तो S निकाला जाए 0.85 इंटू 2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन था, एक कंसिडरेशन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0.35, देखा हुआ है ना कि NS और Np में जो बच जाएंगे उसका कंट्रीब्यूशन इतना लेना है, तो ये हो जाएगा 1.70 प्लस 0.70 2.40। और अब यहाँ से जब जेड इफेक्टिव निकालोगे तो जेड माइनस एस 5 माइनस 2.40 तो 1.60, ऐसे समझ रहे हो। अच्छा, अभी तक जितने एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया गया हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये 2.60 आ जाएगा ना, 2.60 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो, इन बाकी को देखो, लिथियम का है 1.30, बेरिलियम का है 1.95, बोरोन का आया 2.60, मतलब वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आगे और भी कैलकुलेट करते हैं कुछ एलिमेंट का, तो और भी कुछ निष्कर्ष सामने आएंगे। जैसे कार्बन के लिए 6, 1s2 2s2 2p2, ये पूरा तो एक साथ लिखोगे, NS Np मिला करके 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये हो गया n-1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। वही चीज़ करना है, n-1 के लिए लेना है 0 पॉइंट, शील्डिंग कांस्टेंट निकालोगे 85 इंटू 2, इसमें से 4 है, एक इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन में रहेगा तो 3 बचेंगे, और इसके लिए कंट्रीब्यूशन है 0.35, तो 3 इंटू 0.35 1.70 प्लस 1.05 आ जाएगा, ऐड करोगे 2.75, तो यहाँ से जेड इफेक्टिव निकालो, जेड माइनस एस, जेड इस केस में हो जाएगा
6 माइनस 2.75, तो यह आ जाएगा 3.25। फिर देखो बढ़ गया है। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का था 1.30 आया, फिर 4 के लिए निकाले 1.95, 5 के लिए आया 2.60 और उसके आगे 6 के लिए आ गया 3.25। तो इसका मतलब कि यदि एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब ये एलिमेंट एक पीरियड में है, तो जैसे जैसे उस पीरियड में आप आगे बढ़ोगे, एटॉमिक नंबर 3 के बाद 4 जाओगे, 5 जाओगे, 6 जाओगे, देख लो ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद नाइट्रोजन का निकालोगे और ज़्यादा आ जाएगा, नाइट्रोजन के लिए वैल्यू और भी बढ़ाएगा। देखो नाइट्रोजन का 7, 1s2, 2s2, 2p3, क्या लिखोगे इसको, NsNp एक साथ, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया n-1 2 इलेक्ट्रॉन। तो S निकालने के लिए 2 × 0.85 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन में जाएगा, 4 बचेंगे, तो 4 × 0.35, 1.70, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.40। ऐड करो इसको 3.10। अब यहाँ से निकाल दो Z इफेक्टिव, Z माइनस S, Z कितना लोगे, 7 माइनस 3.10 कितना आ जाएगा, 3.90। देखो इससे ज़्यादा आ गया है। फिर ऑक्सीजन का निकालोगे, इससे भी ज़्यादा आएगा, फ्लोरीन का उससे भी ज़्यादा आएगा, ऐसे करके। तो जैसे ही एक पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, तो उस केस में जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वह धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। फाइनली इसमें नियॉन के लिए यदि हम निकालें, फाइनली इसमें हम किसके लिए निकालें, नियॉन के लिए निकालें, तो कितना आएगा देखो, तो नियॉन का होता है 10, 1s2, 2s2, 2p6। कैसे लिखोगे इसको, NsNp को एक साथ, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, और n-1 में 2, S निकाल दो, 2 × 0.85 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन में रहेगा, बचे 7 × 0.35, ये हो गया 1.70 प्लस 2.45, कितना आ जाएगा, 4.15। अब यहाँ से निकाल दो Z इफेक्टिव, तो Z माइनस S, हेयर Z इज 10, 4.15 कितना आ जाएगा, 5.85, ऐसा। तो ये चलो 2s 2p सारे सेम हो रहे थे। अब इसमें निकालते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहाँ से देखो किस प्रकार से अरेंजमेंट है। सो तो दिस वन इज NS, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये N यहाँ 3 है, तो ये 2 हो गया n-1, और n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, तो ये 1 कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। तो n के जगह 3 था, तो n-1 हो गया 2, n-2 हो गया 1। अब इसके लिए आप निकालोगे, तो ज़रा ध्यान से आप यहाँ देखते रहो कि जिसके लिए कंसीडर कर रहे हो उसका तो 0.35 लोगे, n-1 का 0.85, लेकिन n-2 वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उसका कितना लेना है, 1। तो n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 × 1 प्लस n-1 बचा 0.85, टोटल इलेक्ट्रॉन 8, तो 0.85 × 8,
और इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 0.35। तो ये हो गया 2 + 6.80 + 0.35, ऐड करो इसे तो ये हो जाएगा 5 9.15। अब यहाँ से जेड इफेक्टिव निकालोगे तो जेड -s 12 - 9.15 तो 2.185। अब ये मत देखना कि अभी बोल रहे थे सर बढ़ेगा, तो ये कहाँ बढ़ा, इसका 5.85 था तो 2.85 आएगा। तो अब नहीं ना बढ़ेगा क्योंकि पीरियड चेंज कर गया है। यहाँ देखो सेकेंड सेल था, मतलब ये सेकेंड पीरियड का था, ये थर्ड सेल आ गया लास्ट में, मतलब ये थर्ड पीरियड का। तो पीरियड अलग हो गया तब नहीं, उसी पीरियड में जितने एलिमेंट हैं उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो यह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। एक दो एलिमेंट का और ज़रा देखो इसमें। जैसे मान लो पोटेशियम का निकालते हैं 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ऐसे होता है। ठीक, इसके लिए निकालना है तो ये हो गया NS1। अब n = यहाँ 4 है तो ये 3 हो जाएगा n-1, कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, तो 2 हो जाएगा n-2, कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, और ये 1 हो जाएगा n-3, कितने इलेक्ट्रॉन्स 2। तो n यहाँ वैलेंस सेल हो गया 4। अब n-1 मतलब 4 - 1 3, n-2 मतलब 4 - 2 2, और n-3 मतलब 4 - 3 तो 1, ऐसे करके। अब यहाँ से देखो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें अब कुछ बचा नहीं, इसी के लिए निकलेगा। तो अब बाकी यहाँ से देखते जाओ, n-1 है 0.85, n-2 है 1.0, अब n-3 का तो नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे याद रखना कि n-2 के बाद जितने आएंगे n-3 n-4 सब के लिए 1 ही लेना है। तो n-2 n उसके बाद के जो भी हो जाएंगे तो ये सब के लिए 1। तो s निकालोगे तो हो जाएगा 1 × 2 1 × 8। अब n-1 का 0.85 × 8 तो जाएगा 2 + 8 + 6.80 तो जाएगा 16.80। और अब यहाँ से निकालोगे जेड इफेक्टिव तो जेड -s मतलब 19 - 16.80 तो यहाँ से आ जाएगा 2.20 ऐसे। तो इस तरह से अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने करे उसमें डी कहीं नहीं आया है, केवल एस और पी आ रहा था। तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जब डी और एफ के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वहाँ देखेंगे। तो बस इस पॉइंट को आई थिंक इतना सारा एग्जांपल देने के बाद कुछ तो पॉइंट्स क्लियर हो ही गए होंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अरेंज करना ज़रूरी है इस ऑर्डर में। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि निकालोगे शेल्डिंग कांस्टेंट किस आधार पे। तो कई एग्जांपल्स दिए हमने, अब मेन ये बच जा रहा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।